नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 5 अप्रैल 2022 है। वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोवैक्सीन एंड डब्ल्यूएचओ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे, फ्री बीज के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, और लास्ट में डॉलर एज ग्लोबल करेंसी को हम एनालाइज करने वाले हैं। कल जो मैंने आपको एमसीक्यू पूछा था उसका आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस और मोर। बेसिकली दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 4.5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है तो आईएमडी उसको हीट वेव के तौर पर, उस रीजन में हीट वेव चल रही है ऐसा डिक्लेयर कर देता है। 4.5 टू 6 डिग्री सेल्सियस। जो प्लेन्स वाला एरिया होता है तो प्लेन्स में अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाए तो हीट वेव डिक्लेयर की जाती हैं, और जो हिली रीजन है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है तो उसको हीट वेव वाला क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है बाय आईएमडी, दैट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है फ्रॉम द हिंदू, द पोज टू रिफ्लेक्ट। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में ऐसा रेकमेंड किया है कि कोवैक्सीन जो है इसके एक्सपोर्ट के ऊपर एक पॉज लगाया जाए, यानी कि इसके एक्सपोर्ट को बंद किया जाए। और इसके पीछे मेन रीज़न जो डब्ल्यूएचओ ने बताया वो ये है कि ये जो कोवैक्सीन है यानी कि भारत बायोटेक की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में कुछ डेफिशिएंसीज यानी कि कुछ खामियां देखने को मिली है, और इसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि जो अलग अलग देश हैं उनको फॉर टाइम बीइंग दूसरी जगह से दूसरी वैक्सीन को मंगवानी चाहिए। फॉर नाउ कोवैक्सीन जो है उसको इंपोर्ट आप मत करें, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है उसने ये कहा कि इट इज़ कमिटेड टू एड्रेसिंग दिस good manufacturing process deficiencies and developing a corrective and preventive action plan that will submit to the Drugs Controller General of India। बायोटेक ने ये कहा है, भारत बायोटेक ने, कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज हैं इनको सॉल्व करने के लिए भारत बायोटेक जो है ये कमिटेड है, और जो भी स्टेप्स हम उठाएंगे, जो भी हमारा एक्शन प्लान है, ये हम डीसीजीआई को सबमिट कर देंगे। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि देशों को एक अल्टरनेटिव वैक्सीन की तलाश कर लेनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ डब्ल्यूएचओ ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, वो ये है कि कोवैक्सीन जो है ये सेफ है और इफेक्टिव है। अगर हम कोविड के खिलाफ एक लड़ाई की बात करें या फिर एक प्रोटेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली कोवैक्सीन जो है ये सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक ने ये जो डेफिशिएंसीज हैं उसके बारे में ये कहा है कि जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनरीज हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल गैजेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी और इसकी वजह से हमें ये सारे मशीन्स जो हैं वो टाइम पर नहीं मिल पाया, और इसकी वजह से ये डेफिशिएंसीज जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भारत बायोटेक जो है उसके ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम या फिर इस प्रकार के एक्शंस जो हैं वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा लिए गए हैं। 9 टाइम्स ऐसी ऑलरेडी बात हो चुकी है। जब कोवैक्सीन को अप्रूवल देने की बात थी एज ए ग्लोबल सप्लायर, तो उस टाइम पर 9 बार डब्ल्यूएचओ ने इस कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी थी, और 9 बार जो है वो कंपनी जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई। और 2021 में, आज से 1 साल पहले की बात है, मार्च 2021 टू बी प्रिसाइज, एनवीजा नाम की एक ब्राज़ील का जो हेल्थ रेगुलेटर है, जैसे हमारे देश में डीसीजीआई है वैसे ब्राज़ील का जो हेल्थ रेगुलेटर है एनवीजा, तो एनवीजा यानी कि ब्राज़ील जो है वो हमारे देश से 20 मिलियन कोवैक्सीन के डोजेस जो हैं वो ख़रीदने वाला था। लेकिन फिर कुछ चेकअप किए गए और फिर फाइनली पता चला कि हमारा जो भारत बायोटेक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस एनवीजा ने देखे, और फाइनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट किया गया। और इसके बारे में ना तो भारत बायोटेक ने ना तो डीसीजीआई ने कोई प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्यों ब्राज़ीलियन हेल्थ बॉडी ने ये कंसर्न्स रेज किए थे, क्या क्या कंसर्न्स रेज किए थे, और क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्टीमेटली टर्मिनेट किया गया। तो देखिए, एक तरफ हम अपने आप को एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो एक फ्लैगशिप वैक्सीन है और उसका जो प्रोडक्शन है उसमें डेफिशिएंसीज हैं,
तो ये चीज़ जो है वो हमारे देश की इमेज के लिए, और सिर्फ इमेज की बात यहाँ पर नहीं है। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेट्स से अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर 9% 10% जितनी पॉपुलेशन को ही 2 डोजेस जो हैं वो कोविड वैक्सीन के मिले हैं। तो कोरोना वायरस के केसेस भले ही हमारे देश में कम आ रहे हों, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बारे में हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स में आंकड़े हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज भी कोविड के केसेस जो हैं वो वहां पर आ रहे हैं। और ख़ास करके जो गरीब देश हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वो अपने पॉपुलेशन की प्रॉपर टेस्टिंग कर सके, और सिर्फ उनके जो VVIPs हैं या फिर जो पैसे वाले लोग हैं उनको ही 2 डोजेस मिले हैं। तो वी नो के अगर आप इस प्रकार के वायरस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो इनके नए नए वेरिएंट्स आ सकते हैं, और नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो सिर्फ उन देशों तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो हमारे देश में भी फैल जाएंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और हम सब के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। चाइना का आंकड़ा आपने देखा होगा, 13,000 14,000 केसेस जो है वो हर रोज़ चाइना में अब रजिस्टर होने लगे हैं। और चाइना की जो वैक्सीन थी उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि उसकी जो एफिकेसी है वो 50-60% के बीच में ही थी, और दूसरी तरफ हमारी जो कोवैक्सीन है तो उसकी एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस जो है वो 80% प्लस कही जाती है। तो इस प्रकार की वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में जब इश्यूज आते हैं तो सिर्फ हमारे देश की इमेज नहीं, लेकिन जो ओवरऑल एक दुनिया की या फिर ह्यूमन बींग्स की जो फाइट है ये कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट तरीके से रेगुलेटर्स को भी हमें बताना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज इसमें चल रहे हैं, ताकि हर किसी को पता चले इसके बारे में। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो ऑफ कोर्स देश दुनिया को इसके बारे में, देश को के लोगों को तो इसके बारे में पता होना ही चाहिए। और गवर्नमेंट और भारत बायोटेक को मिलकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश जो है, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। पायोनियर का आज का जो आर्टिकल है, ट्रबल नेक्स्ट डोर, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता था कि अगर नो ट्रस्ट वोट कंडक्ट किया गया तो वो इस इलेक्शन को, जो पार्लियामेंट में होता है, इसको डेफिनेटली हार जाएंगे, क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक हो चुकी हैं और रूलिंग पार्टी के खिलाफ हो चुकी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी के कोएलिशन थे, राइट, गठबंधन की जो सरकार थी, तो उसके बहुत सारे एलाइज यानी कि मित्र जो हैं वो भी अब इमरान खान की पार्टी या फिर इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। और इनफैक्ट उनकी ही पार्टी के कुछ एमपीज जो हैं उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक रिवोल्ट किया है। पाकिस्तान के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट कि आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में अपनी पूरी टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं की है। संडे को डिप्यूटी स्पीकर जो हैं उन्होंने इस नो ट्रस्ट मोशन को डिसमिस कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान के खिलाफ होगी ये बात। और मिस्टर खान यानी कि इमरान खान ने प्रेसिडेंट को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। अब पाकिस्तान जो है वो बेसिकली आने वाले 3 महीनों के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा अगर जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो पाकिस्तान में आने वाले 3 महीनों के अंदर इलेक्शंस होंगे। और पाकिस्तान के ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर खान, उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है कि वो रेजिग्नेशन दे दे, जो मुझे नहीं लगता है वो देंगे, फिर नो ट्रस्ट वोट वो उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया, और एक अब बचा है दैट इज़ अर्ली इलेक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि वो क्या करती हैं। अब इलेक्शन अगर वो कंडक्ट करवाएंगे तो बाकी की जो पार्लियामेंट की टर्म है उसमें वो फिर से वापस आ सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि इलेक्शन होंगे तब लोग ही डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली क्या होगा। मिस्टर खान ने ये जो वो पार्लियामेंट में आए, या फिर ये जो अभी उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट को, और जो डिप्यूटी स्पीकर ने ये जो ट्रस्ट वोट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कह दिया, उससे पहले मिस्टर खान ने एक कैंपेन किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो ओपोजिशन पार्टीज हैं पाकिस्तान में वो फॉरेन पावर के साथ मिलकर, थैंक गॉड उन्होंने इस बार इंडिया का नाम नहीं लिया, वरना पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स की वजह जो है वो इंडिया को बताया जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि यूएसए जो है वो ये चाहता है कि मिस्टर खान जो है वो पाकिस्तान से चले जाए,
और यूएसए अपने कोई पपेट या फिर एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को उनकी जगह पर बिठाना चाहता है। तो ऐसा एक इल्ज़ाम जो है कि नहीं, एक बात जो है उन्होंने छेड़ दी है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। जब वो पावर में आए थे तब उन्होंने कहा कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और कहा कि करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और नेशनलिज्म की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, और रिलीजियस ग्रुप्स को अपने साथ लेकर चले। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने एक शादी भी की थी। एनीवे उन सारी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। उन्होंने 3 बड़ी जो मिस्टेक्स की वो ये थी। एक तो इकोनॉमी, वी नो के पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। फिर दूसरी चीज़ है कि मिलिट्री के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो थोड़े बहुत ख़राब हो गए, इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। और थर्ड जो मेन है कि ओपोजिशन के साथ उनका बिहेवियर जो था वो काफ़ी हॉस्टाइल यानी कि ख़राब था। अब रही बात पाकिस्तान की मिलिट्री की, तो इसको कई बार डीप स्टेट भी कहते हैं। आप याद रखिएगा इसको, डीप स्टेट की जब भी बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी प्लस आईएसआई, ये दोनों को डीप स्टेट कहते हैं। इसमें सबसे पावरफुल है आर्मी और उसके बाद आती है आईएसआई, राइट। इनफैक्ट आर्मी का ही एक सब डिवीजन है आईएसआई। और अभी तक के इतिहास को देखें तो यही हुआ है पाकिस्तान में कि जो आर्मी कहती है वही उनकी इलेक्टेड सरकार को मानना पड़ता है। अब आईएसआई के एक नए चीफ को अपॉइंट करना था, और इसको लेकर मिस्टर खान जो हैं वो खुश नहीं थे। तो इसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रकार की क्रैक्स जो है वो डेवलप हो गई। फिर दूसरी जो है बात जिसमें पाकिस्तान के इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी, उसमें यह हुआ कि वो रशिया गए थे। आपको याद होगा जब मॉस्को ने फरवरी में यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, अटैक स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पर वो रशिया गए थे। और जब रशिया से वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो स्टैंड होगा इस रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है तो उसमें वो न्यूट्रल पॉलिसी को लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रो रशिया स्टैंड जो है वो लेने की कोशिश की। लेकिन अभी लास्ट वीक आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो रशिया के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की सरकार ये कह रही कि वो न्यूट्रल पॉलिसी लेंगे, और वहाँ की आर्मी के चीफ जो है वो कहते हैं कि वो रशिया के खिलाफ है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को यूएसए के साथ मिल जाना चाहिए। यूएसए से जो दूरी बढ़ रही है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यू कैन सी हियर कि पावर जो है वो किसी एक हाथ में नहीं है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 बॉस होते हैं, एक बॉस आपको कहेगा कि आप ये कीजिए, फिर दूसरा बॉस आपको फ़ोन करके कहेगा कि ये नहीं वो कीजिए, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आप इसकी बात मानेंगे या इसकी बात मानेंगे। सेम थिंग पाकिस्तान में भी हो रही है और एक लंबे समय से हो रही है। इनफैक्ट पूरे इतिहास को देखें तो जनरली अभी तक यही हुआ है कि 2 बॉसेस की वजह से, एक तो आर्मी चीफ होते हैं और एक आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये 2 बॉसेस की वजह से इश्यू जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो दिट्स एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान। अभी तक यहाँ तक हम रखते हैं। फ्यूचर में अगर नियर फ्यूचर में अगर 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई कोई नई अपडेट देखने को मिलती है देन वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, क्योंकि ये हमारे नेबरिंग कंट्री के बारे में एक बात है और भारत का एक आर्च राइवल देश है पाकिस्तान, तो उसमें क्या चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इज़न्ट इट। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। फ्रीबीज का मतलब क्या होता है? फ्रीबीज यानी कि इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़े बड़े वादे करती हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, मुफ्त में ये सारी चीज़ें देंगे, तो इसको कहते हैं फ्रीबीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्रीबीज क्यों देती है? आई एम श्योर आप सब स्मार्ट हैं, आप सबको पता है कि वोट को हासिल करने के लिए, राइट। लेकिन ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे मेरे और आपकी जेब में से आते हैं। लेट मी टेल यू, फ्रीबीज भले ही हमारे राज्य के लोगों को चीज़ें दी जाए, लेकिन उनका वोट अट्रैक्ट करने के लिए हमारे जो पैसे हैं, यानी कि मैं और आप जो भी चीज़ों के ऊपर टैक्स पे करते हैं, लेट्स से आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने आज तक एक पैसा नहीं कमाया तो मैंने कैसे टैक्स पे किया? आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, राइट। आप अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो टैक्स होता है, आपने जो फ़ोन खरीदा उसके ऊपर टैक्स दिया, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो सारी चीज़ों के ऊपर, खाने पीने की चीज़ें, आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसमें भी एक टैक्स होता है। तो भले ही आपने
डायरेक्ट टैक्स ना दिया हो, यानी कि आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी जो है वो आप पे करते हैं, और दूसरे जो भी स्टेट के अलग अलग टैक्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया तो उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो भी आप पे करते हैं। तो वी ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेइंग टैक्स। ओके, अब बहुत सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, वो स्टेट लेवल की ये जो स्कीम्स और फ्रीबीज हैं इसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। लेट मी टेल यू, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने फ्रीबीज का यूज ना किया हो, राइट। सभी पार्टीज ने इसका इस्तेमाल किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया है, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। और जैसे मैंने आपको बताया, ईजी वे होता है कि आप जो लो इनकम वोटर्स हैं या फिर पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्रीबीज ऑफर करते हैं। यूपी में बीजेपी ने यह कहा है कि किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों, एक ही बात मैं यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं, और अब देखिए आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग हो गया। दैट्स इट, ये दो शब्द, ग्राउंड वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आई एम श्योर सारा पिक्चर जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इनफैक्ट आज आपका अगर पहला दिन है, इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट, तो आई विल रिकमेंड यू कि इस सीरीज को थोड़े समय के लिए देखिएगा जरूर, तब जाकर आपको ये सारी चीजें जो हैं वो एनालिसिस मीन्स रेगुलर स्टूडेंट्स को आप पूछ लीजिए, इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट, उनको ये ग्राउंड वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये दो शब्द का कनेक्शन अगर मैंने बता दिया तो उनको सारी चीजें पता चल गई हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं, डोंट वरी, फ्यूचर में जब भी हम पानी और इन सारे इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। फ्री स्कूटर्स फॉर फीमेल कॉलेज गोवर्स और 2 फ्री सिलेंडर्स जो हैं वो देने की प्रॉमिस जो है वो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने की है। पंजाब में आपकी बात करें तो आपने ये कहा है कि 300 यूनिट पावर जो है वो हाउस होल्ड को दिया जाएगा, और हर एक महिला को 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे। अगेन, ये सारे पैसे कहां से आएंगे? हमारी जेब में से, राइट। उत्तर प्रदेश में 2.3 करोड़ फार्म होल्डिंग्स हैं और पंजाब में 55 लाख हाउस होल्ड हैं, तो हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पर दिए जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका कहना यह है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर और यहाँ की सरकारें और बीजेपी गवर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी इन फ्री बीज का इस्तेमाल किया है। और अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग डेट देखें, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके परसेंटेज में हम डेट को, अगर आउटस्टैंडिंग डेट को कंपेयर करें तो पता चलता है कि 2005 से लेकर 2020 में ये सारे अलग अलग राज्यों में ये जो आउटस्टैंडिंग डेट है यानी कि कर्ज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और जब आप पैसे बोरो करते हैं, सरकार पैसे बोरो करती है, तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो भी हमारी जेब में से ही जाता है। तो डिसीजन आप लेते हैं, पैसे हमारे खर्च होते हैं, ऐसी सिचुएशन है। और कई सारी जगहों पर राज्यों ने क्या किया है कि बजट के टाइम पर वो जो एक आंकड़ा देते हैं कि हम इतने पैसे बोरो करेंगे, तो वो बजटेड एक लिमिट होती है। अब वो क्या कर रहे हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं, कि बजट के बाहर जाकर वो पैसे बोरो कर रहे हैं। तो कैग ने हाल ही में तेलंगाना और केरला को कहा है कि आप जो अपना एनुअल बजट स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें ये सारे जो ऑफ बजट बोरोइंग्स है उसको भी इसमें ऐड कीजिए। ये जानबूझकर इसमें ऐड नहीं किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक आदत पड़ जाती है लोगों की, दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट, कि लोगों की फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ फ्री भी जो है वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फार्म लोन वेवर। अब फार्म लोन वेवर की वजह से किसानों को ये आदत हो चुकी है, और फार्म लोन वेवर की हकीकत भी यह है कि बड़े बड़े किसानों को इसका लाभ मिलता है। जिन किसानों को जेन्युइनली फार्म लोन वेवर की ज़रूरत है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं, लेकिन किसानों की ये आदत हो जाती है कि इलेक्शन के टाइम पर सरकार कुछ ना कुछ हमें दे ही देगी, फ्री वेवर जो ये जो लोन वेवर है वो प्रोवाइड कर देगी। तो वो पैसे बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, और फिर लोन पे नहीं करते हैं, क्योंकि बुरी आदत हो चुकी है कि सरकार ये जो है कर्ज माफ कर देगी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही ख़राब होती है हमारी इकोनॉमी के लिए। और कोविड के टाइम पर जो इमरजेंसी का समय था, तो ऐसे समय पर भी सरकार ने, राज्य सरकारों ने हेल्थ के पीछे 6.6% ही एक्सपेंडिचर किया। नेशनल टारगेट है 8%, लेकिन उन्होंने कितना किया? 6.6। क्यों? क्योंकि ये सारे पैसे जो हैं उनका जो कैपिटल हैं और ये सारी चीज़ें वो फ्रीबीज में दे देते हैं, फिर इमरजेंसी के टाइम पर उनके पास पैसा नहीं रहता है। और स्कूल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उस समय पर सरकार जो है वो लैपटॉप्स खरीदने लगती है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती है, और यहाँ पर किसी एक पार्टी की या फिर किसी एक राज्य की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर सभी राज्यों ने इस चीज़ को किया है। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना होगा, एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझना होगा कि फ्रीबीज का हम विरोध करें, कि फ्रीबीज जो है वो आप ना दें। अगर फ्रीबीज क्यों देना पड़ रहा है आपको, लेट्स से आप जो फ्री साइकिल्स की बात कर रहे हैं या फिर स्कूटर्स देने की बात कर रहे हैं कॉलेजेस में, तो अगर कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शॉस जो हैं वो सरकार डिप्लॉय कर दे, तो एक रिक्शा जो है वो 3-4 महिलाओं को अपने एक स्टॉप जो है वहाँ से कॉलेज और कॉलेज से फिर वापस घर ड्रॉप कर सकती हैं, राइट। और महिलाएं साथ में भी जा सकती हैं इन रिक्शॉस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बसेस को डिप्लॉय किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज गोइंग महिलाओं के लिए, अगर सीट्स खाली हैं, पहली प्रायोरिटी लेट्स से कॉलेज गोइंग महिलाओं को दी जाए, और फिर अगर सीट्स बचती हैं तो कॉलेज गोइंग जो लड़के हैं उनको भी वहाँ पर बिठाया जा सकता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, इजंट इट, रादर देन गिविंग इंडिविजुअल स्कूटर्स। क्योंकि इंडिविजुअल स्कूटर्स देंगे तो उसमें एक ही लड़की जो है वो जाएगी, हर एक मीन्स एवरीवन, अगर फ्री में स्कूटर मिल रहा है तो कौन नहीं जाएगा। तो एक ही सोसाइटी में रहने वाली लेट्स से 5 लड़कियां हैं, तो वो पांचों की 5 क्लेम करेगी कि हमें स्कूटर्स चाहिए, तो 5 स्कूटर्स उनको दिए जाएंगे। उसके कंपैरिजन में अगर वहां पर एक बस स्टॉप क्रिएट किया जाए तो ये ज़्यादा लॉजिकल होगा। लेकिन जब फ्रीबीज दिए जाते हैं तो फिर उसका एक एक बहुत ही क्या कहते हैं, वो एक बेट होता है। बेट यानी कि एक प्रकार से आपको लुभाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, तो फिर वोट्स इस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर लिखा गया एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। वी नो के रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $130 पर बैरल हो चुकी है, और पिछले एक दशक में ये सबसे हाईएस्ट प्राइस तक पहुंच गया है। वी नो के हमारे देश में पेट्रोल जो है वो ज़्यादातर राज्यों में 3 डिजिट में अब हमें पर लीटर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी 95 प्लस हो चुकी है, इज़न्ट इट। तो पेट्रोल की तो 100 प्लस बहुत सारे राज्यों में हो चुकी है। तो हम सबके ऊपर इस रशिया यूक्रेन वॉर की इम्पैक्ट हो रही है, और बार बार ये बात होती है कि ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जब ग्लोबल टेंशन्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, तो भारत के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है। तो अब ये बात आ रही है कि क्यों ना हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, ताकि अगर पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये जो शॉक है, ये इंटरनेशनल इश्यूज की वजह से जो प्राइस शॉक हमारे देश पर होता है, तो इसको हम एक हद तक, कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज तक अगर हम इस शॉक को रिड्यूस कर सके, तो भी हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए का फायदा जो है ये हो सकता है। हाल ही में नितिन गडकरी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में एक हाइड्रोजन पावर्ड कार लेकर पहुंचे, और उन्होंने ये कहा था उस टाइम पर कि हाइड्रोजन जो है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इमर्जिंग ऑप्शन है, और हम इसका इस्तेमाल जो है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और भारत में बहुत सारी कार्स जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हम और करने वाले हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसमें 4 बड़ी खामियां हैं। नंबर 1 जो है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आप कॉन्स्टेंटली पैदा नहीं कर सकते, ये इंटरमिटेंटली पैदा होती है। यार कि अगर विंड जो है वो कम चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। सोलार की बात करें तो या समर के टाइम पर, विंटर के कुछ समय पे इसका प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन बारिश की या फिर मानसून की सीजन के टाइम पर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको बैकअप के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि पावर जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए, इज़न्ट इट। फिर बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे ग्रिड स्केल में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो इसको स्टोर करने की कैपेसिटी बैटरी टेक्नोलॉजी में नहीं है। और यूरोप जैसा देश जो काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के चलाता है, तो उनको भी, उनकी सिचुएशन भी ऐसी आ गई थी कि उनके रिन्यूएबल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया, और उनको एक रिकॉर्ड हाई प्राइस में नेचुरल गैस जो है वो ख़रीदना पड़ा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ये सबसे बड़ा एक इश्यू है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ग्रीन पावर जो है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी देखना चाहिए हमें। अगर प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है,
तो फिर उसका कोई काम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है हमारे देश में, वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब उसको रिप्लेस करने की हम बात करें, वो एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम करेंगे कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की प्राइस कम होती जाएगी और कोयले की कीमत बढ़ती जाएगी, तो फिर धीरे धीरे हम वो ट्रांजिशन जो है वो कर पाएंगे। लेकिन इस ट्रांजिशन के लिए भी जो आपकी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिसको हम डिस्कॉम्स कहते हैं, डिस्कॉम्स जो हैं वो बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज है, कि पावर प्रोडक्शन कोई और कंपनी कर रही है, इनसे फिर डिस्कॉम्स खरीदेगी और डिस्कॉम्स जो है वो हमारे घर तक और ऑफिस और फैक्ट्रीज तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब बहुत सारी डिस्कॉम्स जो हैं हमारे देश में, खास करके गवर्नमेंट की डिस्कॉम्स, वो इंसॉल्वेंट चल रही है। अगर वो ही फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो फिर नए प्रोजेक्ट्स वो नहीं लगा पाएंगे, नए वायर्स नहीं स्प्रेड कर पाएंगे, तो फिर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो हैम्पर हो सकता है। तो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आजकल हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स और 2 व्हीलर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे जो हैवी ट्रक्स हैं वो इलेक्ट्रिक या फिर लिथियम बैटरी पर नहीं चल सकते, अभी वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। तो और ज़्यादातर हमारा सामान जो है वो हम रोड के माध्यम से ही भेजते हैं, तो यहाँ पर एक और इश्यू हो सकता है। एंड फोर्थ इज के इलेक्ट्रिसिटी के, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, जैसे कि लिथियम है, कोबाल्ट है। तो हमारे पास इसका इतना कोई लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये मटेरियल जो हैं, ये अवेलेबल नहीं है। और जो सप्लाई चेन है इसमें डोमिनेंस है चाइना का। तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की हमें आवश्यकता रहेगी और दूसरे देशों से हम मंगवा रहे हैं, तो यही बात हो जाएगी कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे देशों पर वही रहेगी, बरकरार रहेगी। तो ये 4 बड़े इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़े हुए, 4 बड़े इश्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, स्टील, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में हो रहा है। और अगर हम इंटरमीडिएट हाइड्रोजन का एनर्जी मिक्स में इस्तेमाल करें, यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो करने लगे, खास करके लेट्स से पेट्रोलियम रिफाइनिंग में अगर हम स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके हम इसको दूसरे जो एरियाज है जैसे कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील में अगर इसका इस्तेमाल करें, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है और जो नेचुरल गैस हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ज़्यादातर ये जो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है इन इंडस्ट्रीज़ में, वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। तो वी कैन इंजेक्ट सम ग्रीन हाइड्रोजन, धीरे धीरे ब्लेंड किया जा सकता है ग्रे हाइड्रोजन को। अगर हम ग्रे हाइड्रोजन यानी कि नेचुरल गैस से जो बना रहे हैं उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन को पैदा करेंगे तो उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को धीरे धीरे हम ब्लेंड करते जाएं तो एक तो खर्च कम आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल गैस का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, फिर बाद में स्टील और यूरिया फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारी कैपेसिटी जो है, मीन्स इस हाइड्रोजन को हैंडल करने में, ये सारे हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस गैस को हैंडल करने का, और जो भी चैलेंजेस इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम देख पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। और यही एक्सपीरियंस जो है वो फिर हमें रिटेल हाइड्रोजन में भी काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में सीएनजी के जो स्टेशंस हैं, तो उनसे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके हम नेशनल लेवल पर पूरे देश में फिर हाइड्रोजन के लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है आपको, तो वो भी हम ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने सीएनजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ईवीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो लगभग 2000 जितने हमारे देश में ईवीज़ को लेकर चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो और ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सीएनजी का जो एक्सपीरियंस है वो ईवी में काम आ सकता है, और ईवी और सीएनजी का एक्सपीरियंस जो है वो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काम आ सकता है। एंड व्हाट वी कैन डू इज़ के जो एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, वेयरहाउसेस पर जो फोकलिफ्ट्स, क्रेन्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इनको हाइड्रोजन फ्यूल वाले व्हीकल्स में तब्दील किया जा सकता है। और फिर इनका जो एक्सपीरियंस है वो फिर हम रिटेल में कर सकते हैं। ओएनजीसी, आईओसी, गेल, ये कुछ ऐसी कंपनीज है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, जिन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्जांपल सीएनजी नेटवर्क इन मुंबई, और दिल्ली का जो नेटवर्क है ये एमजीएल और आईजीएल ने स्टार्ट किया। फिर पेट्रोनेट एलएनजी जो है वो उसने हमारे देश का फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल जो है उसकी स्थापना की। तो ऐसी कुछ कंपनीज जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट पैसे लगाए, तो ऐसी कंपनीज को हम लॉन्च कर सकते हैं और इनके माध्यम से हाइड्रोजन को और ज़्यादा
स्प्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में 75 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो 90 है। वी हैव 90 यूनिकॉर्न्स इन आवर कंट्री। और नए एंटरप्रेन्योर्स, नए आइडियाज़, नए इन्वेस्टर्स आएंगे। इनके पास एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल हैं, प्राइवेट इक्विटी बैकर्स हैं। तो ये पैसे जब हाइड्रोजन इकोनॉमी में इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर हमारी जो ये हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी हमें जो क्रिएट करनी है, तो इसमें एक नए आइडियाज़, नए पैसे, नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। और नए आइडियाज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इट विल बिकम ए वेरी कॉमन फ्यूल, ईजिली अवेलेबल, ईजिली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसको लेकर भारत को जो अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर सके। तो ये कुछ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, डी सुब्बाराव साहब ने ये आर्टिकल को लिखा है। वो पहले IAS ऑफिसर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके कई आर्टिकल्स को हमने देखा भी है। मैंने IAS के ऊपर, IAS हैज़ फॉलन, ऐसा एक टॉपिक जो है वो मैंने बनाया था और बताया था कि क्या क्या इश्यूज है ब्यूरोक्रेसी के। ये वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC और स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं। इस आर्टिकल को भी मैंने जो रेफरेंस लिया था आर्टिकल का वो भी डी सुब्बाराव साहब का ही था। लेकिन आज का जो ये आर्टिकल है ये डॉलर के ऊपर है। वी नो के रशिया के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, बहुत सारे ऐसे देशों पर सैंक्शंस लगाए थे। और ये सारे सैंक्शंस इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि ये सारे देश और ख़ास करके जो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंस जो है वो डॉलर का इस्तेमाल करता है। तो इसकी वजह से USA का एक अपर हैंड रहता है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल होता है। 2/3 जितना ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी डॉलर में है और जो कर्ज है वो भी डॉलर में ही होता है, डॉलर में ही पे करना पड़ता है। तो डॉलर का एक डोमिनेंस जो है वो एक लंबे समय से रहा है। और इसकी इम्पैक्ट ये होती है कि वॉल स्ट्रीट, यहाँ की वहाँ की जो USA की स्टॉक मार्केट हैं, उनके सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहती है। अगर US फेडरल रिजर्व यानी कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, जस्ट लाइक अवर RBI, अगर वो पैसों का फ्लो इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज करती है तो इसकी इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। स्विफ्ट की बात करें तो भले ही ये यूरोप बेस्ड है, लेकिन इसमें जो डोमिनेंस है वो अमेरिकन बैंक्स का ही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ डॉलर। अब ट्रंप साहब के टाइम पर उन्होंने उनके कार्यकाल में उन्होंने हुआवे नाम की जो कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात बताई और कहा कि जो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं और जो उनसे खरीद रहे हैं तो उनको डॉलर बेस्ड बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम से निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से हुआवे के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर पाया अगेन, क्योंकि डॉलर में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार से लंबे समय से USA ने डॉलर का इस्तेमाल जो है वो एक हथियार के तौर पर किया है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को या फिर उनकी सरकार को कोई बात मनवानी है, उनके ऊपर फोर्स करना है तो सैंक्शंस लगा दीजिए, क्योंकि वो डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं तो सैंक्शंस जो हैं वो इजीली एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कई बार ये बात कई बार अलग अलग देशों ने, अलग अलग ग्रुप्स ने कहा है कि अब हमें डॉलर के बाहर, डॉलर का जो डोमिनेंस है उसके बाहर निकलकर अपनी खुद की करेंसी या फिर कोई एक पर्टिकुलर करेंसी को लेकर हमें ट्रेड करना चाहिए ताकि डॉलर की इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा कभी भी किया है या फिर कोशिश की है या फिर अब करेंगे तो क्या इसमें सक्सेसफुल होंगे? इसी सवाल का जवाब जो है वो आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वाया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए, सिर्फ डेवलपिंग देशों ने नहीं, कई बार तो यूरोपियन देशों ने, जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये डॉलर का डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होना चाहिए। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। इसमें दुनिया के दूसरे देशों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सभी देशों के ऊपर इसकी एक इम्पैक्ट आई। ग्लोबल रिसेशन आया और ये रिसेशन क्यों आ पाया? अगेन बिकॉज ऑफ डॉलर। और उस टाइम पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट सरोस्की थे, तो उन्होंने G20 की मीटिंग के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमें एक अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में सोचना चाहिए, लेट्स से यूरो के बारे में सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें डॉलर में ना हो, हम यूरो का इस्तेमाल करें। लेकिन ये प्लान जो है वो उनका फेल रहा। कई ऐसे जो देश हैं वो ये कहते हैं कि क्या हम चाइना की जो रेनमिनबी जो करेंसी है चाइना की,
क्या हम इसका एक अल्टरनेटिव के तौर पर डॉलर के अगेंस्ट में, या फिर एक अल्टरनेटिव, एक सब्सटीट्यूट के तौर पर क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि चाइना भले ही इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुका है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का चाइना के पर नहीं आता, क्योंकि चाइना की ये जो करेंसी है ये मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, चाइना की सरकार इसको कंट्रोल करती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और इनफैक्ट अफ्रीका में जो लोन दी है चाइना ने, वो भी डॉलर्स में दी है, तो चाइना खुद अपनी करेंसी का इस्तेमाल दूसरे देशों में नहीं कर रहा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि चाइना जो है वो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। आज से 50 साल पहले प्रेसिडेंट निक्सोन जो थे यूएसए के, तो उन्होंने ये कहा था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा जाता है जो एक्सचेंज रेट के लिए, तो उसको हटाने की बात उन्होंने बताई थी। और उस टाइम पर बार बार ये बात आई है कि अब डॉलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरी करेंसीज जो हैं वो आ जाएगी। हाल ही में जो गीता गोपीनाथ हैं आईएमएफ के, उन्होंने भी ये कहा कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो अब छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे, छोटे बड़े देश मिलकर ब्लॉक्स, यानी कि 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, 10 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और लेट्स से कि ये तय करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि सार्क के देश या फिर बिम्स्टेक के जो देश हैं, तो बिम्स्टेक के देश ये तय करेंगे कि हम इंडियन रुपीज में रशिया के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, लेट्स से। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा गीता गोपीनाथन ने एक एग्जाम्पल दिया है। और अगर ऐसा होगा तो डॉलर की जो डोमिनेंस है तो ये कम हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के आने की वजह से डॉलर का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बार बार जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डॉलर के डोमिनेंस को ख़त्म करने की बात आती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप खुद देखिए, हर जगह पर आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो हर जगह पर हैं। आप कोका कोला का एग्जांपल देख लीजिए, राइट। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्वच्छ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ्रिज में कोका कोला होती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, राइट, पानी की शॉर्टेज है, लेकिन कोका कोला वहाँ पर फ्रिज में, या फिर कोका कोला के प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं। खाने पीने की चीज़ों को देख लीजिए आप। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड एंड एप्पल, लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज का हमेशा से एक डोमिनेंस रहा है। फिर अमेरिका जो है वो खुद एक कंज्यूमर कंट्री है, उनको दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारा सामान जो है वो अमेरिकन मंगवाते हैं, तो वो पेमेंट डॉलर में ही करते हैं। तो उनका डोमिनेंस तो मुझे लगता है एक लंबे समय तक अभी भी रहेगा, राइट। और सेफ हेवन एसेट के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल होता है। तो भले ही ये क्रिप्टो करेंसी की बात आए, या फिर दूसरी करेंसीज की बात आए, या फिर ब्लॉक बनाकर बिजनेस करने की बात आए, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस जो है वो ईजिली इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेट्स से आने वाले 10 सालों तक तो ये डोमिनेंस रहेगा ही रहेगा। फिर फ्यूचर में कुछ अगर होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, 10 साल इज़ अ शॉर्ट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल सिनारियो। तो अभी तो लगता है, मीन्स एज पर दिस आर्टिकल एज वेल, ये आर्टिकल भी यही कहता है कि इसका डोमिनेंस जो है वो नहीं जाएगा। और आज का आपका जो प्रश्न है दैट इज़ के भारत ने 2021-2022 में $418 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसमें कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। एंड आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू टेक पार्ट इन दिस क्वेश्चंस। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस इन दिस चैनल। टिल देन, एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।